NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11 चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम का पैराग्राफ 1.8 में ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद MCQ इस पूरे चैप्टर से हम लोग लाएंगे। तो हम लोग 32 पेज नंबर तक पढ़ा था, तो अब आगे यहाँ तक फ्रीवेयर समझ लिए हैं। इसका एग्जांपल है स्काई पे एडब और रीडर। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS को एक संसाधन प्रबंधक माना जा सकता है। यह एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, अर्थात इसका हार्डवेयर जिसमें CPU, RAM, डिस्क, नेटवर्क आदि अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल हैं। यह विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवरों को भी नियंत्रित करता है। सिस्टम सुरक्षा प्रबंधन करता है। जो भी सिस्टम का सुरक्षा होता है यही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करता है, और विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा पहुंच को संभालता है। जो भी हम लोग देते हैं उसको इनपुट, उसको ये CPU के सहारे या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हार्डवेयर हैं उसके सहारे यह उसे संभालता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोकप्रिय OS के उदाहरण विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैकिन्टोश ये सारे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता इंटरफेस के प्रकार। तो ये सारे इंटरफेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। कमांड आधारित इंटरफेस, ग्राफिक आधारित यूजर इंटरफेस, टच आधारित इंटरफेस, ये सारे किस तरह से हम लोग इनपुट देते हैं। ये सारे इनपुट देने के लिए जो भी कमांड है ग्राफिकल टच द्वारा और इस प्रकार से हम लोग इनपुट देते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य दोहरे हैं। यहाँ पे दोहरे की बात किया जा रहा है, मतलब दो प्रकार के इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के दोहरे हैं, टू फोल्ड है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला फोल्ड है एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने और चलाने के लिए सेवाएं प्रदान करना। जब किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह होता है जो उस प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और CPU को निष्पादन के लिए आवंटित करता है, उसको करने के लिए, निष्पादन के लिए। जब कई एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम निष्पादन के क्रम का निर्णय करता है। मतलब जो पहले आया उसको पहले बनाएगा, उसको पहले इनपुट करेगा, उसके बाद उसको आउटपुट देगा, फिर उसके बाद जो आया उसका इनपुट लेगा पहले, उसके बाद उसको CPU के पास भेजेगा, निष्पादन के बाद फिर अगला। इस प्रकार से क्रम बाय क्रम ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारे आउटपुट देते हैं। आगे कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा उद्देश्य उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना है, यानी आउटपुट देना। यहाँ पे आउटपुट की बात किया जा रहा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ संवाद यानी बात कर सकता है। एक उपयोगकर्ता इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर घटक है। यहीं पे बता रहा है कि यह एक तरह से सॉफ्टवेयर घटक बताया गया है एक यूजर को। एक उपयोगकर्ता इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर घटक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, और इसका कार्य उपयोगकर्ता से आदेश या इनपुट लेना होता है। इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर घटक है जो कि यूजर से यह इनपुट लेता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे संसाधित करके उसे आउटपुट दे सके। आगे कहता है OS उपयोगकर्ता इंटरफेस, मतलब कुछ इंटरफेस है जो हमने ऊपर में फिगर 1.15 में देखे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनमें से प्रत्येक अलग कार्य क्षमता प्रदान करता है।
कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले इंटरफेस चित्र 1.15 में दिखाए गए हैं। तो पहला है कमांड आधारित इंटरफेस। तो इसको समझ लेते हैं। कमांड आधारित इंटरफेस उपयोगकर्ता से विभिन्न कार्यों को करने के लिए कमांड दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बनाना। जैसे हम लोग किसी भी इनपुट को कीवर्ड से प्रेस करते हैं तो ये फाइल खोलना, संपादित करना या हटाना आदि, ये सारे के सारे जितने भी हैं तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस हैं, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयोगकर्ता को उन सभी कार्यक्रमों या विशिष्ट कमांड के नाम याद रखने होते हैं जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम समर्थन करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा कमांड आधारित इंटरफेस के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। जहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देते हैं उसी को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कमांड आधारित इंटरफेस। कमांड आधारित इंटरफेस अक्सर कम इंटरैक्टिव होता है और आमतौर पर उपयोगकर्ता को एक समय में एक ही प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। जैसे कि हम लोग ओपन करते हैं किसी फाइल को तो उस समय केवल ओपन ही कर सकते हैं, सेव कर रहे हैं तो सेव कर सकते हैं। वही चीज़ को बताया जा रहा है कि एक प्रोग्राम चला सकते हैं। आगे कहता है कि कमांड आधारित इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में MS-DOS और यूनिक्स शामिल है। आगे कहता है कि बी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम चलाने या कंप्यूटर को निर्देश देने की अनुमति देता है। जो आइकन, मेनू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में होते हैं। आइकन आमतौर पर कंप्यूटर पर संग्रहित फाइलों और प्रोग्रामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और विंडो उन प्रोग्रामों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से लॉन्च करता है। GUI के साथ इंटरैक्ट करने वाले उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस आमतौर पर माउस और कीबोर्ड है। इसमें एक और माउस ऐड हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जिससे हम लोग इनपुट देते हैं माउस और कीबोर्ड से। GUI इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उबंटू, फेडोरा और मैकिन्टोश शामिल हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। आगे है टच आधारित इंटरफेस। आज स्मार्टफोन, टैबलेट और PC उपयोगकर्ताओं के सिस्टम के साथ केवल टच इनपुट का उपयोग करके इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। टच स्क्रीन का उपयोग करके उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट प्रदान करता है, जिसे OS कमांड के रूप में व्याख्यायित करता है, जैसे कि ऐप खोलना, ऐप बंद करना, नंबर डायल करना या ऐप्स के बीच स्क्रॉल करना आदि। टच आधारित इंटरफेस वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण एंड्रॉयड और iOS, विंडो 8.1, 10 टच स्क्रीन डिवाइस पर टच आधारित इंटरफेस का समर्थन करते हैं। आगे है वॉइस आधारित इंटरफेस। आधुनिक कंप्यूटर सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें विशेष आवश्यकताएं वाले वे लोग शामिल हैं जो किसी अन्य कार्य करते हुए कंप्यूटर या स्मार्टफोन के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए ये वॉइस आधारित इंटरफेस कार्य करता है। उन उपयोगकर्ताओं के लिए माउस, कीबोर्ड और टच स्क्रीन जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अनदर काम कर रहा है, मतलब कुछ और काम कर रहा है और चाहता है कि कोई इनपुट हमने किसी को देना है, तो वो वॉइस के सहारे देता है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम मानव कंप्यूटर इंटरैक्शन के अन्य साधन प्रदान करते हैं। आज के उपयोगकर्ता वॉइस आधारित कमांड का उपयोग करके कंप्यूटर को इच्छित यानी जो चाहिए होता है उसको तरीके से काम करने के लिए कह सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर को वॉइस आधारित नियंत्रण प्रदान करते हैं, उसमें iOS यानी सीरी। iOS का जो सीरी है वो वॉइस इंटरफेस का काम करता है। और आगे है एंड्रॉयड का ओके गूगल या गूगल नाउ, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का है कर्टना। ये एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत है। और आगे कहता है कि जेस्चर आधारित इंटरफेस। कुछ स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड और iOS पर आधारित हैं, साथ ही लैपटॉप उपयोगकर्ताओं को डिवाइस के साथ इशारों जैसे हाथ हिलाना, झुकाना, आँखों की गति और हिलाने के माध्यम से इंटरैक्ट करने की अनुमति देते हैं। यह तकनीक तेज़ी से विकसित हो रही है और गेमिंग और चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। आगे कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं। अब हम उन महत्वपूर्ण सेवाओं और कार्यों को पता लगाते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रबंधन के लिए प्रदान करता है। पहला, प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट। जब एक कंप्यूटर सिस्टम चालू होता है जो विभिन्न कार्य एक साथ चल रहे होते हैं, तो एक प्रोग्राम विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मैनेजमेंट करने के लिए आगे निष्पादन में एक कार्य को प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो भी एग्जीक्यूशन होता है इसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, यानी प्रक्रिया कहते हैं। आगे कहता है कि यहाँ कहता है कि कुछ सिस्टम में इसे कंट्रोल प्लस अल्ट और डिलीट का उपयोग करके सक्रिय किया जाता है। इन प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना और न्यूनतम समय में कई कार्यों को पूरा करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। आगे कहता है इसलिए प्रक्रिया के बीच इसका आवंटन ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। इसलिए प्रक्रियाओं का प्रबंधन, कई प्रक्रियाओं का प्रबंधन, आवश्यक संसाधनों का आवंटन और प्रक्रियाओं के बीच सूचना का आदान प्रदान शामिल है। मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक या मुख्य मेमोरी आमतौर पर सीमित होती है। मेमोरी प्रबंधन का मुख्य कार्य चल रही प्रक्रियाओं को मेमोरी देना और लेना है। चूँकि एक समय में कई प्रक्रियाएं चल रही होती है, इसलिए प्रक्रियाओं को गतिशील रूप से चलते फिरते मेमोरी देना और मुक्त करके आवश्यकताएं होती है। मतलब मेमोरी को देना और लेना की आवश्यकताएं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बिना अन्य प्रक्रियाओं को प्रभावित किए करना चाहिए जो पहले से मेमोरी में मौजूद है, और जब प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं तो उसे मेमोरी के जो स्थान पे वापस लेने की जिम्मेदारी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है।
यही कह रहा है। आगे कह रहा है कि मेमोरी प्रबंधन मुख्य मेमोरी के प्रबंधन से संबंधित है। मेमोरी प्रबंधन जो है मुख्य मेमोरी प्रबंधन से संबंधित है, ताकि अधिकतम मेमोरी बड़ी संख्या में प्रक्रियाएं द्वारा उपयोग या अधिक गृहीत की जा सके। साथ ही मेमोरी के प्रत्येक स्थान को मुक्त या अधिगृहित के रूप में ट्रैक किया जा सके। फाइल प्रबंधन क्या है? डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम के द्वितीयक संग्रहण में फाइलों के रूप में संग्रहित होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में संग्रहित होता है, ये कह रहा है। फाइल प्रबंधन में इन फाइलों का निर्माण, अद्यतन, विलोपन और सुरक्षा शामिल है। मतलब क्रिएशन, अपडेशन और डिलीशन, ये सारे और प्रोटेक्शन शामिल हैं, ये कह रहा है। सुरक्षा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोटेक्शन, क्योंकि कई उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे तंत्र होना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं को उन फाइलों तक पहुंचने से रोके जो किसी अन्य उपयोगकर्ता की है और उन्हें साझा नहीं की गई है। फाइल प्रबंधन प्रणाली द्वितीयक मेमोरी का प्रबंधन करता है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइल प्रबंधन जो है ये सेकेंडरी मेमोरी को प्रबंधन करता है। मतलब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पे बोल रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल द मेन मेमोरी। ये फाइल प्रबंधन जो है द्वितीयक मेमोरी को प्रबंधन करता है, और ये मेमोरी प्रबंधन प्रणाली जो है कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य मेमोरी को प्रबंधन करता है, यानी संभालता है। आगे कहता है कि डिवाइस प्रबंधन एक प्रक्रिया, यह कंप्यूटर सिस्टम में कई इनपुट आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर जुड़े होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन विभिन्न डिवाइसों का प्रबंधन करता है। मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर जुड़े होते हैं, इन सारे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम इन विभिन्न डिवाइसों का प्रबंधन करता है, जो परस्पर निर्भर होते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर और संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, जो किसी विशेष डिवाइस के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशेष डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के विकल्प भी प्रदान करने चाहिए, ताकि इससे अंतिम उपयोगकर्ता या किसी अन्य डिवाइस द्वारा उपयोग किया जा सके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशेष डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए विकल्प भी प्रदान करने चाहिए, ताकि इसे अंतिम उपयोगकर्ता या किसी अन्य डिवाइस द्वारा उपयोग किया जा सके। फाइलों की तरह डिवाइस को भी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। जिस तरह से फाइल को सुरक्षा चाहिए होता है, उसी तरह से डिवाइस को भी सुरक्षा उपयोग की आवश्यकता होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उन्हें उपयोग के केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं यानी सॉफ्टवेयर और अन्य हार्डवेयर तक सीमित किया जाना चाहिए। यह एक तरह से बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग फाइल का सुरक्षा देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग को डिवाइसों को भी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। इस चैप्टर से जो भी सारांश है हम लोग का, वो देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर डिवाइस, जिसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, दिए गए निर्देश को अनुसार इनपुट डेटा को संसाधित करता है ताकि वांछित आउटपुट प्रदान कर सके। मतलब कोई भी कंप्यूटर है, कुछ डेटा लेता है, इनपुट लेता है,
और उसे लेने के बाद उसको जो चाहिए होता है यूज़र को, उसको आउटपुट देता है। आगे कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम 4 भौतिक घटक होते हैं। 4 प्रकार के इसका घटक हैं। पहला है CPU, दूसरा है प्राथमिक मेमोरी, तीसरा इनपुट डिवाइस और चौथा है आउटपुट डिवाइस। इन्हें कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है। ये जो 4 के 4 डिवाइस हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के रिलेटेड आते हैं। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार की प्राथमिक मेमोरी होती है। रैम जो अस्थायी मेमोरी है। 2 प्रकार की रैम यहाँ प्राथमिक मेमोरी होती है, एक रैम एक रोम। तो जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल होती है। आगे कहता है कि सिस्टम बस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के घटकों के बीच डेटा, पते और नियंत्रण संकेतों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। सिस्टम बस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के घटकों के बीच डेटा या जो भी पते हैं या नियंत्रण संकेत हैं उसको स्थानांतरण करने के लिए यूज किया जाता है। आगे कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा आकार का घटक होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा आकार का इलेक्ट्रॉनिक घटक होता है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा पर बुनियादी गणितीय और तार्किक संचालन करता है। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें CPU एक निश्चित मात्रा में रैम, रोम और अन्य पेरिफेरल्स एक ही चिप पर अंतर्निहित होते हैं। आगे कहता है कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है जो इच्छित कार्यों को पूरा करने के लिए लिखा जाता है और मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर स्वयं कार्य नहीं कर सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर स्वयं काम नहीं कर सकता। यह कार्यशील या क्रियाशील होने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है और कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को निगरानी करता है। जितने भी कंप्यूटर के सिस्टम हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे कहता है कि अर्थात यह कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको नियंत्रण करता है कंप्यूटर सिस्टम। तो इस चैप्टर का यहाँ पे एंड हुआ। अब आगे हम लोग इस चैप्टर से MCQ बनाएंगे और उसके बाद लगभग 100 MCQ बनाएंगे और उसके बाद अगले चैप्टर जो कि हम लोग को पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर हम लोग का है यहाँ पे अध्याय 2 इनकोडिंग योजनाएं और संख्या प्रणाली। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद एक बार और रीड आपके साथ कर लेंगे।